हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का स्टेप नंबर 2 सोइंग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था सोइल का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये क्यों जरूरी होता है और इसके लिए कौन कौन से टूल्स की रिक्वायर्ड होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे फार्मर सोइल का प्रिपरेशन कर लेता है तो अब क्या करना होगा। तो फार्मर इस सोइल में सो करेगा सीड्स को। तो सोइंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स। One thing that is most important, please watch this video till the end so that you can get all the information that I want to give you. So come to the point, हमने देखा था sowing का मतलब होता है spreading of seeds और इसके लिए फार्मर सिर्फ गुड क्वालिटी के सीड्स को ही सो करते हैं, क्योंकि अगर हम डैमेज सीड्स को सो करेंगे तो पहली बात तो इनसे प्लांट ही डेवलप नहीं होगा। अगर प्लांट डेवलप हो भी जाता है तो वो प्लांट बहुत ही वीक होंगे और उनसे ज़्यादा आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि कौन सा सीड्स डैमेज है और कौन सा सीड्स अच्छे हैं, फार्मर एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ सीड्स की जरूरत होंगी और अ बीकर ऑफ वाटर। तो जब हमने इन सीड्स को इस बीकर में ऐड कर दिया तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड्स सिंक होकर के बॉटम में आके सेटल हो चुका है और कुछ सीड्स वाटर सरफेस पर फ्लोट कर रहा है। तो जो सीड्स फ्लोट कर रहा है ये सीड्स क्या है, डैमेज्ड है और डैमेज्ड सीड्स हॉलो होते हैं, तो इसलिए ये सीड्स फ्लोट कर रहा है। और जो सीड्स सिंक होकर के बॉटम में आकर सेटल हो चुका है वो सीड्स हेल्दी सीड्स होते हैं। तो फार्मर हेल्दी सीड्स को प्रीफर करेगा सो करने के लिए। जब हमने इन सीड्स को सिलेक्ट कर लिया तो जरूरी है हमें इन सीड्स को सो करने की, और सो करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो आप इमेज में ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इनके पास प्रेजेंट है एक फनल शेप का स्ट्रक्चर जिसके नीचे पाइप होती है और वो पाइप बहुत ही शार्प होती है और ये फनल पेयर ऑफ एनिमल्स से अटैच होती है। तो जैसे जैसे एनिमल्स मूव करता जाता है फार्मर इस फनल में सीड डालता है और ये सीड फनल के पाइप के शार्प एंड से एक एक करके अंदर चला जाता है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल टूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये काम कितना लेबोरियस है, इसमें कितना ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। तो मॉडर्न टाइम में हम लोग सीड्स को सॉ करने के लिए यूज़ करते हैं सीड ड्रिल का। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इसके पास प्रेजेंट है नंबर ऑफ पाइप्स और ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर के पीछे टाई किया जाता है। तो जैसे जैसे ट्रैक्टर मूव करता जाता है पूरे फील्ड में, धीरे धीरे करके सीड्स जो हमने सीड ड्रिल में प्लेस किया था वो एक एक करके एट इक्वल डिस्टेंस और एट प्रॉपर डेप्थ पर सो करता जाता है। तो ये हो गया सीड ड्रिल के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों सीड्स को इक्वल डिस्टेंस और एक प्रॉपर डेप्थ पर सो करना चाहिए। क्या होगा अगर हम कुछ सीड्स को एक ही जगह डाल दें या फिर कुछ सीड्स को ऊपर और कुछ सीड्स को नीचे डाल देंगे। तो इसको समझने के लिए सपोज हमने दो सीड्स को बहुत ही पास पास सो किए हैं। इफ टू सीड्स are sown very closely, सपोज ये सोइल है, हमने दो सीड्स को बहुत ही पास पास सो किए हैं और इसके लिए न्यूट्रिएंट्स यहां पर प्रेजेंट हो गए। जब ये सीड्स प्लांट में डेवलप होंगे तो उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, ऊपर से सनलाइट आती है उसके लिए। दूसरी बात, सपोज हमने दो सीड्स को बहुत ही दूर दूर सो किए हैं। इफ टू सीड्स आर sown at a large distance,
सपोज ये फील्ड है, हमने 2 सीड्स को बहुत ही दूर दूर सो किए हैं और इसके लिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अगर इस सीड को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो यहाँ तक मिल जाएगा उनको, और इसको चाहिए तो यहाँ तक मिल जाएगा। अगर हम इस सीड में वाटर ऐड करेंगे तो वाटर यहाँ तक आएगा, अगर हम इसमें डालेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो अब ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये वेस्ट जाएगा, इसका यहाँ पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी वेस्ट जाएगा। तीसरी बात, सपोज हमने कुछ सीड्स को ऊपर डाल दिए और कुछ सीड्स को हमने बहुत ही नीचे डाल दिए, तो जो सीड्स को हमने ऊपर डाला तो उनको बर्ड्स खा सकते हैं, और जिस सीड्स को हमने नीचे डाला उनके रूट्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और उनको ज़्यादा वाटर मिलने से उनकी डेथ भी हो सकती है। अब इन सब के अलावा सीड्स को सॉ करने का एक और मेथड होता है और वो मेथड है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पहले हम लोग सीड्स को छोटे छोटे फील्ड में, जिसको बोलते हैं नर्सरी, सो किया जाता है। तो जब ये सीड्स स्मॉल प्लांट में डेवलप हो जाता है तो उनको मैनुअली बड़े बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 3, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए हम लोग ऐड करते हैं सोइल में। सो द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manures and fertilizers। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करना पड़ा? सोइल में तो ऑलरेडी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसको समझते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है सोइल से, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। लेकिन जब सेम काइंड के प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार ग्रो की जाती है और उस एरिया को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ा जाता है, तो वहाँ के जो सोइल होंगे उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इस न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। तो अब हम समझेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को और भी डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे मैन्योर के बारे में। तो मैन्योर क्या होती है? मैन्योर होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्योंकि ये हमें जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, कॉर्डंग होते हैं, उनको डिकम्पोज्ड होने से मैन्योर फॉर्म होती है। सो ऑब्टेन्ड बाय decomposition of dead and decaying matter। मैन्योर्स को हम कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पर स्पेस अवेलेबल हो या फिर फील्ड में। सो प्रिपेयर्ड इन फील्ड। सपोज हमने एक फील्ड में सोइल को डिग करके एक गड्ढा बना लिया और उस गड्ढे में हमने जितने भी वेजिटेबल्स पील होते हैं, कॉर्डंग हो गया, उनको डाल करके डिकम्पोज के लिए छोड़ दिया कुछ दिनों बाद। जब आप देखोगे कुछ दिनों बाद तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से कुछ स्मेल आ रही होती है, और ये स्मेल क्या इंडिकेट करती है? स्मेल इंडिकेट करती है कि सब्सटेंस डिकम्पोज हो चुका है, और उस डिकम्पोज सब्सटेंस को बोलते हैं हम मैन्योर। और ये सॉइल को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ
ह्यूमस। ह्यूमस होती डिकम्पोज सब्सटेंस जिसको ऐड करने से फील्ड में कुछ एडिशनल सोइल मिल जाता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया मैन्योर के बारे में। तो अब हम कह सकते हैं कि मैन्योर्स की क्या क्या एडवांटेजेस है। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया, इट इम्प्रूव सोइल क्वालिटी। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स सोइल क्वालिटी। क्योंकि मैन्योर्स के पास ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं और फाइबर भी होते हैं जो सोइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इट इंप्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो अब हम कह सकते हैं कि मैन्योर सोइल का टेक्सचर भी इंप्रूव करता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, इट इंप्रूव्स टेक्सचर ऑफ सोइल। तो ये हो गया मैन्योर्स के बारे में। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो फर्टिलाइजर्स क्या होती है? फर्टिलाइजर्स होती है मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमने मैन्योर के केस में देखा था कि मैन्योर को हम कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पर स्पेस अवेलेबल हो या फिर फील्ड में। लेकिन फर्टिलाइजर के केस में हम इसको बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाते हैं। सो प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। और ये सोइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है। और ये स्मॉल अमाउंट में क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होते हैं। सो वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो ये फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लाइक व्हीट क्रॉप हो गया, पैडी क्रॉप हो गया, इन सब के ग्रोथ के लिए ये अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम इसी को एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसका पहला पॉइंट है, इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। ये हम कैसे कह सकते हैं? जब हमने फर्टिलाइजर्स को सोइल में ऐड किया और इरिगेशन किया, वाटर प्रोवाइड किया, तो जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो वाटर के साथ साथ मिक्स होकर के आसपास के रिवर में चला जाएगा। क्योंकि फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे रिवर में उनकी डेथ हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, इट मेक्स सोयल लेस फर्टाइल। इसलिए क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है ढेर सारे केमिकल्स जो टॉक्सिक इन नेचर भी हो सकता है और अलग अलग केमिकल्स को ऐड करने से सोइल का नेचर भी बदलता जाता है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं
तो सोइल लेस फर्टाइल हो सकता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस सब के अलावा एक और मेथड होता है सोइल में न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने का, और वो मेथड है क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब होता है जब हम डिफरेंट काइंड के क्रॉप ग्रो करते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। सपोज हमने एक सीजन में ग्रो किया व्हीट प्लांट और उसके अगले सीजन में हमने ग्रो किया पी प्लांट, तो व्हीट प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो वो सोइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमने अगले सीजन में ग्रो किया पी प्लांट, तो पी प्लांट के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सोइल में रिलीज कर देता है, तो यहाँ पर सोइल को दोबारा से नाइट्रोजन मिल गया। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।